Good morning, students. Good morning, students. Hope you all are fine at your places. बेटा आज हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल तक हमने वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस के बारे में आपको डिस्कस किया कि वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस होते क्या हैं, कैसे एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जब टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है, और सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होता है वो उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का या फिर ऑसिलेटिंग पार्टिकल का टोटल एनर्जी काउंट करता है। और कैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम, जिसको हमने टोटल एनर्जी यहाँ पे कहा, वो कैसे टोटल एनर्जी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग ऑसिलेशन। और यही एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो आपके पास वेव मोशन कंस्टिट्यूट करता है, क्योंकि डेफिनेशन में आपने कल पढ़ा था कि wave motion is the transfer of energy and momentum from one point of the medium to another point of the medium without actual transport of the matter between the 2 points. तो जब आपके पास वेव प्रोपोगेट कर रही है, हम कह रहे हैं वेव मोशन आपके पास एक्सिक्यूट हो रहा है, तो हम इन जनरली कहते हैं कि डिस्टर्बेंस कैरिड आउट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो डिस्टर्बेंस है वही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पर कल तक आपको समझा चुके हैं। जब हमने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात की, वहां पर हमने ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम भी कहा है, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम दोनों इंटररिलेटेड है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो मोमेंटम को भी हम काउंट में क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो है, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो बेटा टोटल एनर्जी को अगर हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये टोटल एनर्जी जो है वो सम है किसका? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी को हम जनरली, अगर मैं कहता हूं कि मीडियम पार्टिकल, जो पार्टिकल आपको वाइब्रेट कर रहा था अबाउट द मीन पोजीशन, उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मास अगर स्मॉल m है और जिस वेलोसिटी से वो लिनियरली वाइब्रेट कर रहा है, अगर वो वेलोसिटी v है, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं कैपिटल V के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, अब सेम एक्सप्रेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1/2 mv स्क्वायर। तो मुझे बताइए, अगर मैं इस न्यूमरेटर को m से मल्टीप्लाई करूं और डिनोमिनेटर को भी मैं m से मल्टीप्लाई करूं, तो देयर इज नो चेंज इन दिस पर्टिकुलर टर्म। जो पहला टर्म है काइनेटिक एनर्जी, उसकी टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम वैल्यू से वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। द अबव इक्वेशन नाउ बिकम्स 1/2m 1/2m टाइम्स दैट ऑफ, अगर अपर पार्ट को देखेंगे तो ये आपका m का स्क्वायर और v का स्क्वायर है, तो इसलिए मैं इसको कलेक्टिव mv का स्क्वायर लिखता हूं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी v। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो होता है मोमेंटम होता है, इसलिए मैं इसको p का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v लिखता हूं, एंड दिस इज योर टोटल एनर्जी E। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ये टोटल एनर्जी E है। सिमिलरली अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो आई कैन इवन राइट p स्क्वायर अपॉन 2m टू बी एज E माइनस v, क्योंकि v को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ v, और p स्क्वायर अपॉन 2m को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, और जबकि राइट हैंड साइड में हमने E माइनस v लिखा है। आप इसको रीअरेंज कर दीजिए सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से। अब बेटा यहीं पे देखिए, अगर मैं p स्क्वायर की बात करता हूं तो मोमेंटम का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ m टाइम्स दैट ऑफ E माइनस v है। और अगर मुझे इस स्क्वायर को हटाना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट मींस p स्क्वायर के ऊपर हमें रूट लेना पड़ेगा। इफ आई एम टेकिंग द रूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव टू टेक द रूट ऑन द राइट हैंड साइड टू। तो आई हैव टू टेक द रूट ऑन 2m टाइम्स दैट ऑफ E माइनस v। एंड एज यू नो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम रेज्ड पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद p, एंड p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ twice of m times that of E minus v. It means momentum can also be expressed in terms of the total energy E. अगर आप देखेंगे तो E is what? The sum of the kinetic and the potential energy. E minus v is purely what? Purely kinetic in nature. तो आप momentum को लिख सकते हैं twice of square root of twice of m times that of E minus v.
तो आप कह सकते हैं कि अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो नो डाउट मोमेंटम भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास, आप इसको ले सकते हैं इसको समझाने के लिए। अब बेटा देखिए, आपके पास बात आती है कि आपके पास वेव मोशन जो हमने अभी तक पढ़ा है, उस वेव मोशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव मोशन कैसे करेंगे, हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो जनरली वेव मोशन को हमने 2 टर्म्स में क्लासिफाई किया है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव मोशन। तो ध्यान रखिएगा, वेव मोशन को हम 2 टाइप्स में हम क्लासिफाई करें। एक है आपके पास मैकेनिकल, एक हम कहेंगे मैकेनिकल वेव मोशन, और दूसरा आपके पास आ गया नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव मोशन। अब देखो बेटा, मैकेनिकल वेव मोशन कौन सा हुआ जिसमें हम वेव के प्रोपोगेट होने की बात तो कर रहे हैं, पर लेकिन हम यहां पर मीडियम को काउंट में लेंगे, वेयर मीडियम इज टेकन इनटू अकाउंट, इज टेकन इनटू अकाउंट। हम यहां पर मीडियम की बात करेंगे, पर लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव मोशन में मीडियम को हम काउंट में नहीं लेते। मींस यहां पर हम लिख सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर प्रोपोगेशन इज विदाउट मीडियम। दिस काइंड ऑफ द प्रोपोगेशन इज मैकेनिकल वेव मोशन जो है वो आपके पास प्रोपोगेशन होगी विद मीडियम, और नॉन मैकेनिकल क्या होगा जिसमें मीडियम की जरूरत ना पड़े। अब मैकेनिकल वेव मोशन क्या है? मैकेनिकल वेव मोशन को फर्दर सब डिवाइड किया है इनटू 2 कैटेगरीज। एक है, फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, और सेकंड कैटेगरी जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है, मैं उसको वहां पर एरो के साथ सेकंड रीजन में नहीं बता रहा, मैं नीचे दिखा रहा हूं। सेकंड जो है वो आपके पास है ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन। अब बेटा देखिए, मैकेनिकल को हमने फर्दर हमने क्या किया, सब डिवाइड किया इनटू 2 सब कैटेगरीज। कौन कौन सी? एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा कौन सा है आपके पास, मैं एक बता देता हूं, एक आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा कौन सा है, ट्रांसवर्स। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों सब कैटेगरीज जो हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की बात करें, ये मैकेनिकल वेव मोशन का पार्ट है, तो इसलिए दोनों काइंड ऑफ वेव मोशन में आपको मीडियम की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इसमें मीडियम होगा तो इस तरह का प्रोपोगेशन होगा। पर लेकिन अगर मैं नॉन मैकेनिकल वेव मोशन की बात करूं, तो नॉन मैकेनिकल वेव मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके पास है वो आपके पास है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर आपको याद होगा तो 12th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है, और आपने वहां पर ये भी पढ़ा है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे आपके पास वेवगाइड पैटर्न की बात करो, चाहे इंफ्रारेड की बात करो, मीन्स जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, एक्स रेज, आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके पास किस तरह का वेव प्रोपगेशन करता है, ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेशन, ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेशन। पर लेकिन बेटा ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेशन तो हो रहा है, पर लेकिन इसमें मीडियम काउंट में नहीं आ रहा। अब इमेजिन कीजिए कि सन से आने वाला लाइट, जो सन से आपके पास आने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपको सन से एमिट आउट हो रहा है उसकी बात करता हूं, एंड इफ इट इज एक्चुअली रीचिंग आवर अर्थ, तो अर्थ और सन के बीच में मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस जो है वो क्या है, वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स नथिंग, जिसमें मटेरियल मीडियम क्या हो, एब्सेंट हो, पर लेकिन फिर भी हमारे पास सन से एनर्जी कहां तक पहुंच रही है, अर्थ तक। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि यहां पर एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है, पर लेकिन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, द मीडियम पार्टिकल्स। तो जब आपके पास क्या हो, वेव मोशन की बात हो, पर लेकिन मटेरियल मीडियम काउंट में ना आए,
तब हम उस केस को नॉन मैकेनिकल वेव मोशन के अंदर स्टडी करेंगे। और ये नॉन मैकेनिकल वेव मोशन के अंदर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल में स्टडी करना है, और क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी 12th में स्टडी कर रखा है इसलिए दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इन इंजीनियरिंग फिजिक्स केस। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपके पास जो यूनिट 1 है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड लेक्चर में, उसमें आप ये याद रखिए आपका पूरा फोकस किस पे रहना है, आपका पूरा फोकस यहाँ पर मैकेनिकल वेव मोशन के ऊपर रखना है। और मैकेनिकल वेव मोशन में हमने कहा कि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, आपको यहाँ पर डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये डिस्टर्बेंस जो ट्रांसफर हो रही है या एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है ये किसके कारण हो रही है, क्योंकि मीडियम पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पर जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन को हमने ऑलरेडी कल वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपके पास ये जो टू एंड फ्रो मोशन है मीडियम पार्टिकल का अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वही रिस्पॉन्सिबल है वेव मोशन के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी ट्रांसफर के लिए। तो आपके पास अगर मैं लॉन्गिट्यूडल वेव मोशन की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडल वेव मोशन फिर क्या हुआ, मीन्स यहां पर भी एनर्जी ट्रांसफर होगा, यहां पर भी क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए कि अगर मैं लेट करता हूं कि इट इज व्हाट, इट इज द स्पीकर, ये स्पीकर है, इसमें से साउंड वेव्स निकल रही है और ये साउंड वेव प्रोपोगेट कर रही है किस तरफ, these are actually propagating towards the right side, means पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ ये साउंड वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं। और लेट करते हैं कि लेट दिस बी व्हाट, द ह्यूमन ईयर। मैंने ये कान बनाने की कोशिश किया, जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए, ये ह्यूमन ईयर है। हमारे पास साउंड वेव का प्रोपोगेशन हम कहां से कहां ले रहे हैं, हम साउंड वेव का प्रोपोगेशन ले रहे हैं कि आपके पास कोई सोर्स है, स्पीकर जो मैंने दिखाया ये सोर्स ऑफ साउंड वेव है, और ये ईयर जो है ये लिसनर है, मीन्स रिसीवर ऑफ साउंड वेव। तो आपके पास ये जो साउंड वेव्स हैं ये लेफ्ट से किस तरफ जा रही हैं, राइट की तरफ, एज पर द डायग्राम। अब मुझे बताइए इस स्पीकर और इस ईयर के बीच में क्या है, बहुत सारे मीडियम पार्टिकल्स हैं जिनको मैं डॉट्स के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारे मीडियम पार्टिकल हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके पास इसके भीतर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर लेकिन नो डाउट आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने ऑलरेडी ये भी पढ़ा है कि ये गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं रैंडमली आपके पास क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। पर लेकिन फॉर द ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट आर केस, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मीडियम पार्टिकल जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ये कुछ खास पोजीशंस पे, और जब ये आपके पास स्पीकर से निकलने वाला एनर्जी जब इन एयर के मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा तो पहले वाले मॉलिक्यूल को जब डिस्टर्ब करेगा, एनर्जी जब रिसीव करेगा ये मॉलिक्यूल एनर्जी रिसीव करने के बाद क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, टुवर्ड्स द राइट साइड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जिस पोजीशन पे वो पहले था वो उसकी मीन पोजीशन थी, क्या थी, मीन पोजीशन। अब ये वाला उसका एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम 1, और ये दूसरा है एक्सट्रीम 2, मीन्स ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, और इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में वो टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। जब ये टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो ध्यान रखिएगा इसके बिल्कुल नेबरहुड में दूसरा एटम या मॉलिक्यूल भी तो होगा एयर का। जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो दूसरा एटम या मॉलिक्यूल वो भी इसके कारण क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब देखिए ये सेकंड मॉलिक्यूल जो इसके बिल्कुल नेबरहुड में था, व्हेन इट एक्चुअली स्ट्राइक्स द सेकंड मॉलिक्यूल, मैंने दूर दिखाया पर लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए ये बिल्कुल इसके इमीडिएट नेबरहुड में है, तो नेचुरली जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए एक के वाइब्रेशन के कारण दूसरा भी किस में आ गया, वाइब्रेशन में, दूसरे की वाइब्रेशन के कारण तीसरा मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम, और तीसरे की वाइब्रेशन के कारण चौथा। एंड सिमिलर एक्चुअली हैपेंस बिलो, जो नीचे की तरफ मैंने डॉट्स दिखाए वो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साथ नहीं होगा, ऐसा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, और ये जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो उस रूल को ओबे कर रहे हैं जो हमने कल तक पढ़ा है, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को। पर लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर आप ध्यान रखिए एनर्जी किस तरफ ट्रांसफर हो रही है, लेफ्ट टू राइट। आप जब मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स जो मैं डॉट की फॉर्म में आपको यहां पर नीचे दिखा रहा हूं, एरोस के साथ दिखा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल भी टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पर लेकिन इनका टू एंड फ्रो मोशन आपके पास जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिसमें ये वेव क्या कर रही है,
प्रोपगेट करिए, प्रोपगेट किसके अलाउंग करिए, एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो आप अगर देखेंगे तो मीडियम पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन के अबाउट क्या कर रहे हैं, पैरेलली वाइब्रेट कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडल वेव मोशन हम डिफाइन करेंगे बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ व्हाट, द मीडियम पार्टिकल्स, दोज व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। तो आपके पास ना कि साउंड वेव, इन जनरली हम वेव की बात करें क्योंकि ये एग्जांपल साउंड वेव का ही है, इसलिए मैंने साउंड वेव कहा। आप ये जस्ट आप याद रखिए कि आपके पास इस तरह का वेव मोशन जिसमें मीडियम पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसी के बिल्कुल पैरेलली आपके पास टू एंड फ्रो मोशन अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उस वेव मोशन को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो ये एग्जांपल जो मैंने दिया है, ये एग्जांपल आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का, वो आपके पास कौन है, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव कुछ इसी तरह से फ्लो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं लेट कर रहा हूं, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया, लेट करते हैं ये सोर्स है साउंड वेव का, और ये सोर्स साउंड वेव को प्रोपगेट करवा रहा है इस डायरेक्शन में। लेट करते हैं यहाँ पर रिसीवर है, जैसे मैंने ऊपर की तरफ एक ह्यूमन ईयर दिखाया था। अब आपके पास साउंड वेव प्रोपगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, और अगर आप हर एक मीडियम पार्टिकल को देखें जिसको मैं डॉट के साथ दिखा रहा हूं, तो वो मीडियम पार्टिकल इट इज ईदर वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन और इट इज वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों की डायरेक्शन देखिए, दिस डायरेक्शन इज एग्जैक्टली पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। तो नीचे जो एरो दिखा है ये मैं इसको लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो जिस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में ये मीडियम पार्टिकल भी क्या कर रहा है, दिस मीडियम पार्टिकल इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा वेव मोशन जिसमें मीडियम पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, या जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोपगेट कर रही है, अगर आपके पास मीडियम पार्टिकल भी सेम डायरेक्शन में ही टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है, तब हम उस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इस लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का साउंड वेव्स है। मींस जब मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूं तो मेरी साउंड वेव जब आपकी तरफ प्रोपगेट करती है, तो मेरे और आपके बीच में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करिए, अगर मैं करता हूं मेरे से आपकी तरफ जा रही है, तो मीडियम पार्टिकल भी मेरी तरफ और आपकी तरफ क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए वो नेक्स्ट एटम या मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल थर्ड मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ की एनर्जी डिस्टर्बेंस के थ्रू आपके कानों तक या ईयर ड्रम्स तक पहुंचती है, और आपका ईयर ड्रम आपके पास उन मैसेजेस को इसी फॉर्म में जो आपके पास हम कह सकते हैं सिफरिंग डिसिफरिंग की फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाता है, और हमारा ब्रेन उसके पास डिसिफर करता है। मीन्स अगर किसी कोडेड फॉर्म में, वेव फॉर्म में आपके पास हमारा मैसेजेस जो है न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग तक पहुंच रहे हैं, तो दिमाग उन मैसेजेस को फिर दोबारा से क्या करता है, रिकैप्चुलेट करता है, मीनिंगफुल सेंसेस हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये था आपके पास किसके रिगार्डिंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन के बारे में। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन के बारे में आप देख लीजिएगा। ट्रांसवर्स वेव मोशन, अब देखो बेटा ट्रांसवर्स वेव मोशन में होता क्या है। ट्रांसवर्स वेव मोशन में मैं बात कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट करते हैं कि मेरे पास एक रिजिड एंड है, मेरे पास इस तरफ मैं इस रिजिड एंड के साथ एक रोप को टाइट करता हूं, रोप रस्सी को यहां से मैं फिक्स एंड से टाइट करता हूं, और दूसरा एंड इसका क्या रखता हूं, फ्री रखता हूं। ये जो रोप का दूसरा एंड है मैंने इसको फ्री एंड कहा, और रोप का ये जो एंड है ये आपके पास है फिक्स्ड एंड। अब देखिए बेटा क्या होगा, जब आप इस फ्री एंड पे इस एटम या मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, जर्क करेंगे। मींस इस रोप के इस एंड को जब आप हाथ में पकड़ के अप साइड और इसको डाउन साइड जब आप जर्क करेंगे, तो इसका मीनिंग है यहाँ का एटम या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। आपने इसको अप एंड डाउन वाइब्रेट किया, भाई इसके कारण क्या हुआ, नेक्स्ट एटम या मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है वो भी तो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, थर्ड वाला भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और इसकी डिस्टर्बेंस के कारण आपके पास इस रोप में एक क्रस्ट और एक ट्रफ जनरेट हो जाएगा। मैंने एक रफ डायग्राम से दिखा रहा हूं, जस्ट इमेजिन दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट। तो आपके पास ध्यान रखिएगा इस रोप के इस हिस्से को अप
एंड डाउन मोशन देने के कारण या जर्किंग के कारण आपके पास क्या हुआ, आपके पास एटम या मॉलिक्यूल जब आपके पास टू एंड फ्रो मोशन में आए, उसके कारण दूसरे ने डिस्टर्ब किया, दूसरे ने तीसरे को डिस्टर्ब किया और एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो गया। अब देखिए, आपको वेव लगेगा कि वेव इज एक्चुअली प्रोपोगेटिंग इन दिस वे। आपको लगेगा कि ये क्रस्ट फिर ट्रफ ये क्रस्ट, ऐसा लगेगा कि वेव आपके पास फ्री एंड से रिजिड एंड की तरफ जा रही है। और जब आपके पास ये वेव रिजिड एंड के साथ स्ट्राइक करेगी तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि यहां से वेव आपके पास रिफ्लेक्ट होके फिक्स्ड एंड से होते हुए फ्री एंड की तरफ भी आते हुए दिखाई देगी, जिसको मैं डॉटेड लाइन के साथ दिखा रहा हूं। ग्रीन जो है रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है और ये जो आपके पास ग्रे लाइन है वो आपके पास इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक रोप के ऊपर वेव जनरेट होना शुरू होगी। हम कह सकते हैं ये जो आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ पर वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर वाइब्रेशन क्या है, बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो है, मीन्स मीडियम पार्टिकल आपकी मेन पोजीशन पे ही है। और ये जो पोजीशंस होती हैं जहाँ पर आपका वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो हो, मीन्स वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन इस समय एट द टाइम ऑफ व्हाट द फोटोग्राफ, जब हमने डायग्राम लिया, तो इस समय आपके पास ये एटम का जो पोजीशन जब मेन पोजीशन पे हो, इन पोजीशन को हम कहते हैं इनका नोड। क्या कहते हैं, नोड। और वो पोजीशन जिसमें आपके पास मीडियम पार्टिकल सबसे मैक्सिमम वाइब्रेशन कर रहा है, इनको हम कहते हैं एंटी नोड्स। मैं एन से लिख रहा हूं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए ये एंटी नोड पोजीशन है। मैं जहां पर कट लगा रहा हूं ये एंटी नोड पोजीशन है, और डॉट जहां पर भी हमने लगाए हैं वो नोड पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव यानी कि आपके पास नोड्स या एडजेसेंट एंटी नोड्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लूप लेंथ कहते हैं। और सिमिलरली ये जो आपके पास ये जो क्लोज लूप्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपके पास ये जो पोर्शन मैं कहता हूं कि यहां से लेके जो यहां तक पोर्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं लूप लेंथ या फिर सिंपली लूप। अब अगर बेटा अब आप देखोगे, मुझे बताइए वेव जा तो टुवर्ड्स द राइट साइड जा रही थी या वेव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जा रही थी, पर लेकिन मीडियम पार्टिकल को देखिए, मीडियम पार्टिकल क्या कर रहे थे, मीडियम पार्टिकल या तो ऊपर जा रहा था या फिर नीचे जा रहा था। तो मीडियम पार्टिकल का डायरेक्शन अगर वेव प्रोपगेशन के साथ देखूं तो वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। इट मीन्स द काइंड ऑफ द वेव मोशन इन विच द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, क्योंकि वाइब्रेटिंग पार्टिकल यहां पर कौन है, मीडियम पार्टिकल्स, आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल्स विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा वेव मोशन, the kind of the wave motion in which the medium particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation of wave motion। तो ऐसी वेव जो होती है उस वेव को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो आपने देखा दोनों केसेस, चाहे मैंने लॉन्गिट्यूडल वेव मोशन जो ऊपर समझाया आपको, चाहे आप ट्रांसवर्स वेव मोशन की बात करें, दोनों तरह के वेव मोशन में आपके पास मीडियम पार्टिकल की जरूरत पड़ रही हो। और एक में मीडियम पार्टिकल पैरेलली वाइब्रेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशन के, और एक में मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है। तो दोनों में आपको मीडियम की जरूरत पड़ी, इसलिए हम दोनों जो कंडीशन हमने यहाँ पर दिखाई ये किसका पार्ट होंगी, मैकेनिकल वेव मोशन का। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल वेव मोशन में हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियम पार्टिकल्स है, इसका मीनिंग मीडियम है, तो ये वेव प्रोपगेट करेगी। तो जो सेकंड केस मैंने बताया जो ट्रांसवर्स वेव मोशन का, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, जैसे वेव प्रोड्यूस्ड ओवर द रोप। रस्सी को आप एक एंड से दूसरे एंड पे बांध दीजिए और एक एंड को फ्री एंड को अपने हाथ में रखिए और उसको जर्क कीजिए अप एंड डाउन, तो वहां पर भी वेव जो प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसवर्स वेव है। रुके हुए पानी, मीन्स जैसे रुका हुआ पानी जैसे तालाब वगैरह होता है या पॉन्ड वगैरह का केस ले लीजिए, अगर उसमें पत्थर को गिराते हैं तो पत्थर जब गिराते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वहां पर भी वेव जो जनरेट होती है वो वेव्स किसका एग्जाम्पल है, वो वेव का एग्जाम्पल भी आपके पास ट्रांसवर्स वेव मोशन है। तो ये दोनों केसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लॉन्गिट्यूडल वेव मोशन या ट्रांसवर्स वेव मोशन, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, ये दोनों हमारे पास मैकेनिकल वेव मोशन का एग्जाम्पल है। जबकि हमने कहा कि हमने आपको नॉन मैकेनिकल वेव मोशन को डिस्कस यहां पर नहीं करना पर, लेकिन मैंने आपको डिस्कस किया कि नॉन मैकेनिकल वेव मोशन जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, वो ऑलरेडी आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। क्योंकि ऐसा वेव मोशन जिसमें एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा था लेकिन आपके पास मीडियम के बिना, तो वो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर व्हाट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव मोशन। तो इसमें भी मीडियम पार्टिकल्स
आपके पास देखिए मेरे बॉडी को तो एब्सेंट है, पर लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, द एनर्जी एक्सेट्रा दैट इज व्हाट एग्जिस्टिंग emitting out of emitting out of the sun reaches the earth through a space which is mostly a vacuum। तो वैक्यूम है तो इसका मीनिंग कोई मीडियम नहीं है, पर लेकिन इवन दो एनर्जी आपके पास सन से अर्थ तक पहुंच रही है, तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है? नॉन मैकेनिकल वेव मोशन का। अभी आप सिर्फ यहीं तक रखिए। थैंक यू।